प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आज हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संधि शुरू करने जा रहे हैं। संधि क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि संधि हिंदी व्याकरण के बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक से संबद्ध है। जैसे शब्द शुद्धि देख लें हम आगे जाके हम पढ़ेंगे, तत्सम शब्द पढ़ेंगे, उसमें भी महत्वपूर्ण है। पर्यायवाची, इस तरीके से बहुत, जैसे आगे उपसर्ग पढ़ेंगे, उपसर्ग में भी संधि का बहुत ज़्यादा रोल होगा। तो हम शुरू करने जा रहे हैं संधि टॉपिक। अब संधि शुरू करने से पहले हम देखेंगे संधि क्या है। संधि क्या है? देखो, संधि का अर्थ क्या होता है? मेल या फिर संगम। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल या संगम। लेकिन क्या होता है कि संधि के एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि संधि में विकार उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विकार उत्पन्न होता है। अब विकार क्या है? विकार का अर्थ होता है किसी चीज का बिगड़ना, या फिर यूं कहे परिवर्तन होना, है ना। विकार तत्सम शब्द है। विकार क्या शब्द है? तत्सम शब्द है। और इसका तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है बिगाड़। हम बोलते बिगाड़ हो गया, बिगाड़ हो गया। बिगाड़ किससे बना है? इस विकार शब्द से बिगाड़ बना है। तो फिर हम इसमें, हालांकि संधि में हम इसका नकारात्मक रूप नहीं लेंगे। संधि में हम जब पढ़ेंगे तो विकार का हम जो अर्थ लेंगे वो परिवर्तन से लेंगे। किससे लेंगे? परिवर्तन से लेंगे। अब जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं, मैंने लिखा राम प्लस प्रकाश। अब राम प्लस प्रकाश लिखा मैंने, तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे राम प्रकाश। ये दूर दूर थे और मैं इसको क्या कर दिया, मैंने पास में लेके आ गया। अब मैं पास में लेके आ गया तो क्या हुआ? कोई परिवर्तन हुआ क्या? ना स्वर में कोई परिवर्तन हुआ, ना व्यंजन में कोई परिवर्तन हुआ। अब किसी में भी परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि परिवर्तन जहां नहीं होगा वहां पे संधि नहीं होगी। अब मैं लिखता हूं कि राम प्लस अवतार। क्या लिखा मैंने? राम प्लस अवतार। अब ये बन गया रामावतार बन गया। अब म और अ मिलके क्या बन गए? आ बन गए, माँ बन गए। तो ये क्या बन गया? रामावतार। यानी क्या आया इसमें? परिवर्तन आया। जब परिवर्तन आया तो ये क्या है? संधि है। क्या है ये? संधि है। लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया तो ये संधि नहीं। बस आपको ये समझना है। संधि क्या अर्थ क्या होता है? संगम तो हो ही रहा है, मेल तो हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसमें क्या होगा? विकार उत्पन्न होगा। तो विकार शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, ये इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब अभी हम पढ़ रहे हैं संधि। बाद में एक टॉपिक हम पढ़ेंगे समास। संधि जो है वर्णों पर आधारित है। किस पे आधारित है? वर्ण पर आधारित है। और समास जो है वो पदों पर आधारित है। अब वर्ण क्या होते हैं और पद क्या होते हैं? पद का अर्थ आप ये समझ लो, कोई भी शब्द। पद का अर्थ क्या, आप क्या समझोगे? कोई भी शब्द, है ना। जैसे मैंने लिखा कमल, तो कमल क्या है? एक शब्द है, एक सार्थक शब्द है ना। सार्थक का अर्थ होता है जिसका अर्थ निकल रहा हो, अर्थ के साथ। तो कमल का अर्थ निकलता है ना। तो ये सार्थक शब्द है। जो भी सार्थक शब्द होगा वो क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। लेकिन संधि में वर्ण से सब कार्य होता है। जैसे अब अपन बात करते हैं वर्ण क्या होता है। वर्ण ये होता है, एक तो होता है हम बोलते हैं ध्वनि। ध्वनि क्या है? जिस समय आपके सामने कुछ बोल रहा हूं, ये भी क्या है? ध्वनि है। तो ध्वनि
जो होती है, जो भी ध्वनि है, मैंने बोल दिया विकास। क्या बोला मैंने? विकास। अब मैंने बोल दिया विकास, तो वो तो क्या हो गया? ध्वनि। लेकिन जब मैं यहाँ लिख लेता हूँ विकास, है ना, तो ये क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है। तो वर्ण में देखो, वर्ण में दो चीजें आती है। मैं लिख रहा हूँ, वापस लिख रहा हूँ यहाँ पे। वर्ण, वर्ण क्या होता है? एक तो ध्वनि का लिखित रूप। क्या होता है? वर्ण का लिखित रूप। वर्ण में, वर्ण जो होता है, ध्वनि को लिखा जाता है जब, और एक इसकी शर्त होती है, अखंडनीय होता है, यानी इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। दो शर्त जब किसी पे लागू होगी तो वो क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। जैसे मैंने लिखा न। क्या लिखा मैंने? न। अब न क्या है? न में एक तो न ये है, हलंत लगा दिया, ये व्यंजन है, और इसके साथ में स्वर जुड़ा हुआ है, अस्वर जुड़ा हुआ है। क्या स्वर जुड़ा हुआ है? अस्वर जुड़ा हुआ है। अब जो न था, न को तो मैं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लेकिन क्या मैं उसके टुकड़े कर सकता हूँ? तो बिल्कुल मैं टुकड़े कर सकता हूँ। तो मैंने ये टुकड़े कर दिए। जब टुकड़े कर सकता हूँ तो ये वर्ण नहीं है, ये वर्ण नहीं है। हाँ, अब इस न के मैं टुकड़े नहीं कर सकता, तो ये क्या हो गया? वर्ण हो गया। इस अ के मैं टुकड़े नहीं कर सकता, तो ये भी क्या हो गया? वर्ण हो गया। अब चूंकि मैंने आपको ये बात बताई कि जो संधि है वो वर्णों का खेल है पूरा। अगर आपको वर्ण समझ में आ गए तो आप संधि भी आसानी से समझ जाओगे। अब वर्णों के प्रकार देख लेते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? मैं लिख लेता हूँ। वर्ण चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले स्वर, फिर व्यंजन, फिर अनुस्वार, और लास्ट में विसर्ग। तो ये वर्ण के चार भाग हैं। हम इनको थोड़ा सा बारी बारी से संक्षिप्त रूप में एक बार पढ़ेंगे, ताकि संधि में हमें कोई आगे दिक्कत नहीं आए। अब हम सबसे पहले बात करेंगे स्वर की। स्वर क्या है? जिनसे मात्राएं बनती हैं, जैसे अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये क्या हो गए? ये स्वर हो गए। ये हमारे हिंदी में स्वर होते हैं। तो अब स्वर क्या है? जैसे कि वे, जिनका, वे वर्ण जिनका उच्चारण फेफड़ों से, जिनके उच्चारण में फेफड़ों से हवा बिना किसी बाधा के, बिना किसी बाधा के निरंतर रूप से, निरंतर रूप से नाक या मुंह से निकलती है, वे स्वर कहलाते हैं। अर्थात इसमें क्या होता है, जब हम स्वर बोलते हैं तो हवा क्या होता है? बिना किसी बाधा के, बिना किसी बाधा के
निरंतर रूप से नाक या मुंह से निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। निरंतर रूप से का मतलब ये है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो बोलता रहूंगा, है ना, इसमें अटक नहीं सकता। लेकिन अगर मैं क बोल रहा हूँ तो क बोलने के लिए मेरे को स्वर की जरूरत पड़ेगी। मैं क बोल रहा हूँ तो लास्ट में तो की ध्वनि निकल रही है। तो व्यंजन को हम निरंतर रूप से नहीं बोल सकते, लेकिन स्वर को क्या होता है, हम निरंतर रूप से बोल सकते हैं। अब हम जब छोटे थे तो हम क्या करते थे, इस स्वर के साथ में लास्ट में अंग और अह भी पढ़ते थे। अंग, अह, ये पढ़ते थे। लेकिन ये दोनों स्वर नहीं है, दोनों स्वर नहीं है। तो क्या है ये? अंग तो क्या है? ये है अनुस्वार। क्या है ये? अनुस्वार, है ना। अ नहीं आएगा अनुस्वार में, केवल ये बिंदी आएगी। और ये क्या है? विसर्ग। क्या है ये? विसर्ग। इस विसर्ग में अ नहीं आएगा, केवल ये जो दो बिंदियां हैं दिख रही है आपको, तो ये ही आएगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं व्यंजन। अब बात आती है कि व्यंजन क्या है। व्यंजन क्या है? व्यंजन वे वर्ण हैं जिसमें उच्चारण के समय हवा मुंह या नाक से निकलते समय रुककर अवरोध सहित या एक विस्फोट के रूप में बाहर निकलती है। जैसे ही अवरोध हटता है कुछ ना कुछ ध्वनि निकलती है, उसे ही व्यंजन कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्वर की सहायता से ही व्यंजन का उच्चारण हो पाता है। बिना स्वर की सहायता से व्यंजन को बोलना लगभग असंभव सा है। इसलिए शुद्ध व्यंजन लिखते समय व्यंजन के नीचे की ओर हल चिन्ह लगाते हैं। इसमें क्या होता है कि हवा जो होती है मुंह से बोलते समय वह टकरा के निकलती है, कुछ ना कुछ स्पर्श होता है मुंह में, कुछ ना कुछ स्पर्श होगा, कुछ आवाज टकराएगी, कुछ हम जीभ से तालू के लगा के कुछ ना कुछ अवरोध करेंगे, तभी जाके कुछ नहीं, ये जो वर्ड निकलेंगे वो क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। अब जिसमें अब एक ध्यान देने वाली बात यह है कि स्वर की सहायता से ही हम व्यंजन को बोल पाते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ च, इसका मतलब च में अस्वर में जोड़ रहा हूँ, इसलिए मैं च बोल पा रहा हूँ। बिना स्वर के मैं च नहीं बोल पाऊंगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ जैसे मैं मुंह बोल रहा हूँ, मुंह, म के ऊ की मात्रा लग रही है, यानी ऊ का स्वर आ रहा है म में, है ना। तो बिना मैं स्वर के मैं मुंह नहीं बोल सकता, म नहीं बोल सकता। अब हमको कैसे पता चलेगा? अब जैसे मैंने लिख दिया ट, लिख दिया मैंने। अब मेरे को क्या पता, जैसे मैंने ट लिखा, अब मेरे को क्या पता चलेगा कि ये ट जो है इसमें स्वर है या नहीं है। अब जैसे मैंने ये ट लिखा है, इसके नीचे मैंने कोई चिन्ह नहीं लगाया, केवल मैंने लिख दिया ट। इसका मतलब ट में क्या है? ट हलंत प्लस अ का स्वर हो रहा है। मैंने लिखा इसमें जैसे जो, क्या लिखा मैंने? जो। अब इस जो में ज तो क्या है? व्यंजन। और ओ क्या है इसमें? स्वर। तो मैं जो बोल रहा हूँ तो जो बोलने में मेरे को ज के साथ में मेरे को ओ स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है। अब जिसमें अब जैसे मैंने लिखा है इसमें कि क, और मैंने लगा दिया इसके हल चिन्ह लगा दिया। हल चिन्ह जो होता है वो अंत में लगता है। तो ऐसे शब्द जिनके हल चिन्ह अंत में लगा होता है उनको बोलते हैं हलंत, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ क क्या है? हलंत है। अब हलंत है इसका मतलब क में कोई स्वर नहीं है, कोई स्वर नहीं है, तो ये केवल और केवल ये क ही रहेगा। अब जैसे मैंने लिखा वो, अब वो मैंने लिखा है, तो वह तो हो रहा है इसमें व्यंजन, और ओ इसमें क्या लग रहा है? स्वर लग रहा है। तो ये आपको बात स्पष्ट होनी चाहिए। अब मैंने लिखा छ, लिखा मैंने छ लिखा, इसका मतलब छ में क्या शामिल है? अशामिल है। लेकिन अगर मैं इसके हलंत लगा देता हूं तो इसका मतलब इसमें कोई स्वर नहीं है। तो आपको बात स्पष्ट होनी चाहिए कि जैसे मैंने लिखा इसमें म, तो म क्या है इसमें? स्वर सहित है। क्या है ये? स्वर सहित है, अ का स्वर आ रहा है। लेकिन मैंने म लिख दिया और उसको मैंने हलंत लगा दिया, इसका मतलब ये क्या होगा? स्वर रहित होगा। क्या होगा ये? स्वर रहित होगा। अब हम व्यंजन के बारे में देखते हैं कि व्यंजन कौन कौन से हैं।
व्यंजन में 5 वर्ग है। कितने वर्ग है? वर्ग कितने हैं व्यंजन में? 5 वर्ग है। कौन कौन से वर्ग है? क वर्ग, है ना, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, है ना। अब ये क्या बिना स्वर के केवल व्यंजन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इनके नीचे क्या लगेगा? सबके हलंत लगेगा, है ना। तो कितने? 5 वर्ग के। क च ट तप, तो मैं ऐसे याद करता हूँ, कचट तप बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? कचट तप बोलता हूँ। तो मेरे को ये याद रह जाता है कि कचट तप, क च ट तप। ठीक है, तो देखो, क वर्ग, च वर्ग, हलंत लगा रहा हूं मैं, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो कितने? ये 5 वर्ग है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, सबसे पहला क्या आएगा? क, ख, ग, ग और अंग, है ना। च, छ, ज, ज और ज। ठीक है, फिर ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, ब, म। ठीक है, ये तो हमारे हो गए 5 वर्ग के अंदर आने वाले व्यंजन। अब एक का आता है य, र, ल, व, और एक आता है श, श, स और ह। तो ये हमारे पूरी वर्णमाला तैयार हो गई है। अब आपको ये समझना है कि 5 जो वर्ग है ना, सब में कितने? 5 5 सब में आ रहे हैं, तो कितने हो गए? ये 25 हो गए। अब 25 जो ये क से लेके, कहाँ से लेके? क से लेके म तक, क से लेके म तक, है ना, क से लेके म तक, क से म तक, क से लेके म तक, ये सब क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क से लेके म तक, है ना, क से लेके और म तक, ये क्या है? सब स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन है। अब इन स्पर्श व्यंजन में जो लास्ट लास्ट के जो 5वां जो व्यंजन आ रहा है, क, ख, ग, ग और अंग। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो भी 5वें जो वर्ण आ रहे हैं, ये सभी अनुनासिक व्यंजन हैं। क्या है? अनुनासिक। अनुनासिक का अर्थ होता है नाक से बोले गए। क्या अर्थ होता है? नाक से बोले जाने वाले, अर्थात ये नाक से बोले जाते हैं। जैसे आप जैसे त से बोलो, जैसे त, थ, द, द, न। अब आप नाक को बंद कर दो, नाक को बंद कर दिया आपने, फिर आप नाक को बंद करके बोलो त, थ, द, द, तो आपको त से द तक तो आराम से बोलना आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप न बोलोगे, तो न में हमेशा न, नाक से हवा निकलेगी, है ना। न, बिना नाक को नाक को अगर आप बंद कर दो, तो आपको न, ये जो पांचों जो ये लास्ट के जो वर्ण हैं, ये आप नहीं बोल पाओगे, है ना। तो इसलिए इनको नाक से बोले जाने के कारण इनको क्या बोला जाता है? अनुनासिक व्यंजन। एक हिंदी के 2 व्यंजन है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, है ना। ये ड़ और ढ़, ये ड़ और ढ क्या है? ये हिंदी के व्यंजन है ना। इसलिए और इनको क्या बोला जाता है? उत्क्षिप्त, उत उत्क्षिप्त
व्यंजन क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त यानी होता है उछला गया, है ना? तो आप जीभ को क्या उछाल के बोलते हो इसमें, जब बड़ा ढ़ बोलोगे तो जीभ क्या होगा, उछलेगी। इस वजह से इसको उत्क्षिप्त व्यंजन बोला जाता है। अब बात आती है य र लव की, है ना? तो य र लव जो है इनको अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंतस्थ व्यंजन। अब ये अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? अंत यानी अंदर, स्थ यानी स्थित, जो अंदर स्थित होते हैं, अर्थात य में कुछ छुपा हुआ, अंतस्थ यानी आप यूं मान लो छिपे हुए। जैसे य है ना, य में छुपा हुआ ई है। क्या है छुपा हुआ? ई है। र में क्या छुपा हुआ है? देखो, य में छुपा हुआ है, ई छुपा हुआ है। र में री छुपा हुआ है। ल में री छुपा हुआ है। व में ऊ छुपा हुआ है। इनमें ये स्वर छिपे हुए हैं, इस कारण से इनको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। अब अपने बात आती श श स ह। ये क्या है? ये उष्मीय व्यंजन है। क्या है ये? उष्मीय व्यंजन। अब उष्मीय व्यंजन किसको बोलते हैं? इनको बोलने से, श श स ह को बोलने से मुंह से गर्म हवा निकलती है ना? हवा कैसे होती? गर्म हो जाती है। अब आप जैसे बोलते हो, आपसे आप जैसे बोलो स श श श, तो आपको हमेशा हल्की गर्म हवा निकलती हुई महसूस होगी, है ना? इस कारण से इनको क्या बोलते हैं? उष्मीय व्यंजन। उसमें में ऊ हमेशा बड़ा आता है, ये ध्यान रखना आपको, है ना? दो आपको अलग से चीज बता रहा हूं मैं। देखो, एक तो अपन लिखते हैं ऊपर, है ना? ऊर्ध्व और उष्मा। ये जो शब्द है ना, इनमें क्या होगा? ऊ हमेशा बड़ा आएगा। क्या आएगा? ऊ बड़ा आएगा। अब आप लिखो ऊपरी। क्या लिख रहा हूं मैं? ऊपरी, ऊषा। इनमें ऊ हमेशा छोटा आएगा। थोड़ा इनका आप ध्यान रखना इस चीज का। अब अपन अपने वर्ण के चार भाग पढ़े थे। वर्ण के चार भाग थे, कौन कौन से थे? एक स्वर था, एक व्यंजन था, एक अनुस्वार था, और एक क्या था? विसर्ग था। तो अब अपन बात करते हैं अनुस्वार की। किसकी बात करेंगे? अनुस्वार की। अनुस्वार क्या होते हैं? अनुस्वार यानी बिंदी। अब जैसे मैंने लिखा है इसमें संग, है ना, रंक, तो ये क्या हो रहा है इनमें? इनमें ये जो बिंदी दिखाई दे रही है, इनको क्या बोलते हैं अपन? अनुस्वार बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। यानी इनका नाक से निकल, ये जो बिंदी है ना, इसके जो अपन उच्चारण करेंगे वो नाक से निकलेगा। जैसे संग, अब आप नाक बंद करके संग बोलो, आपको बोलना ही नहीं आएगा संग, है ना? रंक, आपको रंक बोलना ही नहीं आएगा। तो ये जो चीजें है ना, अनुस्वार क्या होता है? नाक से बोला जाता है। वापिस, अब ये किससे पहले आता है? देखो, अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन से पहले ये आता है। अब अंतस्थ व्यंजन कौन से? अपन ने पढ़ा था ऊपर, यरलव, और उसमें व्यंजन क्या था? श श स ह, है ना? तो इनसे पहले हमेशा क्या आएगा? अगर अनुस्वार क्या लगेगा? इनसे पहले अनुस्वार लगेगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है, नोट लिख के लिख देते हैं। अनुस्वार को, अनुस्वार को व्यंजन संधि में, व्यंजन संधि में सम्मिलित किया गया है। सम्मिलित किया गया है। अब हम
चौथा लास्ट जो है विसर्ग, वर्ण का चौथा भाग क्या था? विसर्ग। इसके बारे में पढ़ते हैं। विसर्ग क्या है? ह की ध्वनि निकलती है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मूल रूप से संस्कृत भाषा की ध्वनि है। किसकी ध्वनि है? संस्कृत भाषा की। आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगी कि ये जो विसर्ग जो है ना, ये अपन बोलते नहीं है, अपन ह बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? ह की ध्वनि निकाल के इसको अपन इतिश्री कर लेते हैं। लेकिन आज से 1200 साल पहले, आज से 1200 साल पहले ही विसर्ग का जो उच्चारण है ना, वो लुप्त हो गया था, है ना। उस समय से लगभग 1200 साल पहले, मतलब पाली भाषा उस समय जब प्रचलित थी भारत में, उस समय ये विसर्ग का जो उच्चारण है वो लोप हो गया, मतलब वो विलुप्त हो गया उस समय से। अब हालांकि अभी भी हिंदी में अपन यूज करते हैं काफी चीजों में, है ना। हिंदी में हिंदी में तत्सम शब्दों के साथ में प्रयुक्त होता है, के साथ में प्रयुक्त होता है। जैसे प्रातः, अंतः, दुख। तो इनमें जो ये विसर्ग आ रहा है ना, ये आज भी हम यूज लेते हैं, ठीक है। तो आपको एक ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि जहां भी हिंदी में जो तत्सम शब्द आपको पहचान के रूप में कभी दिए जाए, तो ये जहां भी लग जाए, है ना, विसर्ग जहां भी लग जाता है, और तो वो शब्द कौन सा होता है? सदैव और सदैव वो तत्सम शब्द होगा। कौन सा शब्द होगा? वो तत्सम शब्द होगा। तद्भव शब्दों में कभी भी विसर्ग का यूज नहीं किया जाता है। आपको ये बात समझनी है। अब देखना, हमने क्या पढ़ा था? वर्ण के 4 भाग पढ़े थे। कौन कौन से वर्ण के 4 भाग थे? सबसे पहले अपन ने पढ़ा था स्वर, फिर अपन ने पढ़ा व्यंजन, फिर अपन ने पढ़ा अनुस्वार, और लास्ट में अपन ने पढ़ा विसर्ग। अब ये हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा व्यंजन के बारे में अपन थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे, है ना। व्यंजन में जैसे बहुत तरीके की अपन गलतियां करते हैं, बहुत सारी अपन इसमें जो भूलें करते हैं। तो ये चीज बारे में हम, अब जैसे र की मात्रा कहाँ आधी होगी, कहाँ पूरी होगी, कहाँ र पूरा होगा, कहाँ द पूरा होगा, इस तरीके से। तो हम इसके बारे में अपन अभी देखते हैं। देखो, तो हम शुरू करने जा रहे हैं संयुक्त व्यंजन। कौन से? संयुक्त व्यंजन। देखो, आपको लग रहा होगा संधि तो पढ़नी है, संधि तो हम सीधी शुरू कर सकते हैं, दीर्घ संधि वगैरह सब से यूं करके चालू कर लेते हैं, परंपरागत रूप से तो ऐसे ही पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं आपका कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ, है ना। आपके जो डाउट है, जो नॉर्मल बिल्कुल कॉमन मिस्टेक्स जो होती है, वो मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। आपको थोड़ा तार्किक रूप से हिंदी पढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, जो जाने अनजाने में आपसे जो गलतियां हो जाती है संधि में, परीक्षा में, वो आपसे नहीं होए। तो मेरा यही प्रयास रहेगा, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो, संयुक्त व्यंजन, देखो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं श, त्र, य और स्र। ये चीजें हम पढ़ते हैं। अब देखो, श बनता है क आधा, और इस स से। त्र बनता है त प्लस र। ध्यान रखना, क में यहाँ पे आधा, आधा जहाँ पे होता है वहां क्या लग जाता है? हलंत लग जाता है। यानी इसमें स्वर नहीं है, इसमें स्वर है, इसमें स्वर नहीं है, इसमें स्वर है। इसके हलंत नहीं लग रहा है, इसका मतलब इसमें क्या है? स्वर है इसमें। य, ज प्लस ज, है ना। देखो, ये दो चीजें, इनको हम उच्चारण में हमेशा गलतियां करते हैं, है ना। अंगे खाली वगैरह हम बोल लेते हैं। होता क्या है, देखो,
ये क वर्ग का भाग है, किसका भाग है, क वर्ग का भाग है, और ये च वर्ग का भाग है। अब मैंने आपको बताया था पांचवा जो वर्ण होता है सभी वर्गों में, वो क्या होता है, अनुनासिक होता है, यानी वो नाक से बोला जाता है। अब जो पूरा क वर्ग है ना, वो कंठ से बोला जाएगा। किससे बोला जाएगा, कंठ से बोला जाएगा। किससे बोला जाएगा, कंठ से बोला जाएगा। और पूरा जो च वर्ग है वो तालु से बोला जाएगा। किसे बोला जाएगा, तालु से बोला जाएगा। अब तालु क्या होता है, तालु दांत से, जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ दांत बना रहा हूँ मैं, ये आपका दांत है, तो दांत से ऊपर की जो ये चमड़ी आ जाती है, जो है ना, दांत से ऊपर अंदर की साइड कह रहा हूँ, ये आंतरिक है ना, ये बाहर होठ है और होठ के अंदर ये मुंह है अपना, जीभ है ना, जीभ जब दांत से टकराती है तो उसे तो होता है, उसको बोलते हैं अपन दंत्य। क्या बोलते हैं, दंत्य। जो त वर्ग होता है, त थ द द न, तो त थ द द न अपन जो बोलते हैं, तो अपनी जीभ जो होती है वो दांत से, दांत को स्पर्श करती है। लेकिन जब दांत से जस्ट ऊपर, इसको बोलते हैं तालु। क्या बोलते हैं, तालु। तो तालु से जब टच होती है जीभ, तो उस समय क्या निकलता है, च वर्ग निकलता है। क्या निकलता है, च वर्ग। बोलो, बोल के देखो आप, च छ ज ज, है ना, तो ये किससे निकलता है, तालु से। तो आप कोशिश करो, अब जैसे कंठ, अब जैसे कंठ से निकलता क, तो क ख ग ग ये सब किससे निकल रहे हैं, कंठ से। अब जो ये अंग है, इसमें क्या होता है, आवाज कंठ से निकलनी चाहिए और नाक से भी निकलनी चाहिए। अब आप बोल के देखो कि कंठ से निकालो और नाक से निकालो, आवाज साथ में निकलनी चाहिए, अंग अंग बन रहा है। तो ये इसका उच्चारण होता है। और ये इसका उच्चारण, एक तो तालु, जीभ आपके तालु पे टच होनी चाहिए, जैसा बोलो च छ ज, है ना, तो जीभ क्या हो रही है, तालु पे टच हो रही है। तो तालु पे आप जीभ टच करो और साथ में क्या बोलो, आप नाक से आवाज निकालो, नाक से भी हवा निकालनी है और जीभ को कहाँ टच करके निकालनी, तालु पे। अब बोल के देखो, इंज इंज इंज, ये निकल रही है आवाज, तो ये क्या है, इसका उच्चारण है। ठीक है। अब स्र, ये आधा श और र। ठीक है, तो ये संयुक्त अक्षर में अपन ने ये पढ़ा। अब अपन एक चीज आती है, अपन मिस्टेक कहाँ करते हैं, गलतियां कहाँ करते हैं, माफ करना, थोड़ा मैं अलग सब्जेक्ट में जा रहा हूँ थोड़ा सा। ये जो स्र है, यानी ये किससे निकल रहा है, श और र से। अब अपन जैसे लिखते हैं श्रृंगार, क्या लिखते हैं, श्रृंगार। श्रृंखला, क्या बोल रहा हूं मैं, श्रृंखला। अब आप श्रृंगार देखो, अपन क्या लिखते हैं श्रृंगार को, और श्रृंखला कैसे लिखते हैं, है ना, ये तो है सही और ये क्या है, गलत। ये सही है और ये क्या है, गलत। अपन क्या करते हैं, अपन ने इसको सर तो बढ़ा दिया, अब अपन री और निकल रहे हैं, तो ये नहीं होगा, है ना। आप अगर आपको ये मिस्टेक से बचना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, श्रृंगार, है ना, श्रृंखला। क्योंकि ये जो श है ना, ये तो श है ना, और कौन सा स, आधा है। अब जैसे श्रृंगार, मैंने क्या लिखा, श्रृंगार, तो श्री है ना, इसमें श तो है आधा, और इसमें स्वर कौन सा लग रहा है, री का स्वर लग रहा है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है। अब अपन बात कर लेते हैं र प्लस उ, और एक र प्लस उ। अब जब इसकी बात करेंगे अपन, तब इस र में क्या होगा, अपन केवल छोटी ऊ की मात्रा लगी तो केवल आपको ये बढ़ाना है। लेकिन जब रू र के बड़ी ऊ की मात्रा लगती है, तो र तो ऐसे लिखना ही है आपको, और साथ में आपको क्या लगाना है, इसको क्या बनाना है, अपन को गोल घुमाना है, इसको पूरा गोल घुमाना है। इसमें केवल और केवल यही है ना। देखो, ये र लिखा और ये रू हो गया। अब रू बड़ा बनाना है तो ये बनाना है, और अपने ये गांठ लगा दिया, यहाँ गांठ नहीं लगेगी और यहाँ पे क्या लगेगी, गांठ। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे मैंने लिखा गुरु, क्या लिखा मैंने, तो गुरु में क्या होता है, र के छोटी ऊ की मात्रा लगती है। लेकिन अपन लिखते हैं रूप, तो रूप में कैसी मात्रा लगेगी, बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। तो आपको थोड़ी सी चीज ध्यान देनी है कि र में जब मात्रा होती है, क्योंकि आएगा आगे से जैसे एक संधि आती है कि गुरु प्लस उपदेश, क्या आता है, गुरु प्लस उपदेश, ये ऊ और ऊ मिलके बड़ा ऊ बन जाते हैं। तो ये अब बड़ा ऊ बन गया तो क्या बन जाएगा, ये गुरु उपदेश, ये होगा, है ना। तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए इस चीज का कि र के छोटी ऊ की मात्रा लगती है तो रू कैसा बनाता है, और जब बड़ी ऊ की मात्रा लगती है तो रू कैसा बनता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए।
अब देखो, एक ये लिखा मैंने द्य, अपन बोलते विद्यालय, है ना, अपन इसको द बोलते हैं, क्या बोल लेते हैं अपन, द्य, जबकि होता क्या है ये द्य, आधा द और य, है ना। इसका थोड़ा अपन को ध्यान रखना। एक अपन ये लिखते हैं, बल्कि पद्धति, ये द और द। अब अपन को मैं पूछ लेता हूँ, काफी स्टूडेंट्स को मैं जो पूछता हूँ, मैं कहता हूँ कि आपको इस द में, ये द, इसमें पूरा कौन सा है और आधा कौन सा है, तो स्टूडेंट क्या बोलता है कि द तो क्या है, आधा। क्यों है आधा, क्योंकि द आधा दिख रहा है, जबकि द तो पूरा दिख रहा है, तो द क्या हो गया, बड़ा। लेकिन वो गलत है। द क्या है, आधा, और द क्या है, पूरा। जैसे अपन बोलते हैं पद्धति, तो द बोलने में क्या आ रहा है, आधा बोला आ रहा है। जब अपन उच्चारण कर रहे हैं, अपन बोल रहे हैं, तो द क्या आ रहा है, आधा, और द क्या आ रहा है, पूरा आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, द तो क्या होगा, आधा, और द क्या होगा, पूरा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। वैसे ही द्व, इसमें भी क्या होगा, आधा द और वह पूरा होगा। एक अपन लिखते हैं री, है ना, हृदय, बोलते हैं ना हृदय, है ना, हक में री की मात्रा लग रही है, तो क्या होगा, ह तो क्या होगा, आधा, और री क्या है, स्वर है। री क्या होता है, स्वर होता है ना, यानी ये मात्रा होती है। तो री भी क्या है, एक मात्रा है, तो ह के क्या लग रहा है, री स्वर लग रहा है इसमें। अब जैसे ह में न लग रहा है, तो अपन आजकल ऐसे लिखते हैं, चिन्ह को ऐसे लिखते हैं, चिन्ह, जबकि ये क्या होता है, गलत होता है। होना क्या चाहिए, ह आधा होता है, ह क्या होगा, आधा, और न क्या होगा, पूरा, चिन्ह, चिन्ह, ठीक है, ये पूरा होगा। तो इस ह में क्या है, आधा ह है, और न क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है ना। अपन और देखते हैं अभी। अब अपन र का थोड़ा सा देख लेते हैं। र में बहुत कंफ्यूजन होता है, मैंने जब भी टेंस पढ़ाया, र में अक्सर लोग गलतियां करते हैं। अब क्यों करते हैं, वो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। अब देखो, र के संयुक्त रूप क्या क्या होते हैं, संयुक्त रूप क्या क्या होते हैं। अब देखो, क्या क्या संयुक्त रूप होते हैं, देखो चार तरह से होते हैं। किस तरह से होते हैं, चार तरीके से, ठीक है, दो, तीन और चार। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं रेफ। क्या बोल रहा हूँ मैं, रेफ। रेफ क्या होता है, ये लाइन है, और लाइन के ऊपर जब अपन यूं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेफ बोलते हैं। एक मैं बता रहा हूँ हंस पद। क्या बोला मैंने, हंस पद। अब देखो, एक मैं लिख रहा हूँ पदेन, ठीक है, और एक मैं लिख रहा हूँ पूरा र आता है जो, है ना, ये पूरा र आता है। अब देखो, रेफ क्या होता है, रेफ का अर्थ होता है छोटा। रेफ का कैसा अर्थ होता है, छोटा, है ना। रेफ क्या होता है, रेफ का अर्थ क्या होता है, रेफ का अर्थ होता है निम्न, या फिर लघु, छोटा। तो अब आपको समझ में आ गया। जैसे मैंने लिखा कर्म, धर्म। अब इसमें रेफ का मतलब छोटा, इसका मतलब र क्या है, छोटा, आधा। इसमें र कैसा आ रहा है, आधा। र कैसा आ रहा है, आधा आ रहा है। एक आता है हंस पद, है ना। हंस पद कैसे लिखते हैं अपन, ये नीचे नीचे लगाते हैं, है ना, हंस के पैर जैसे बनाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हंस पद। जैसे मैंने लिखा ट्रक, है ना। अब ट्रक लिखा मैंने। अब जैसे अपन लिखते हैं राष्ट्र, क्या लिखा अपने, राष्ट्र। तो ट क्या अपने क्या नीचे क्या लगाया, इसको बोलते हैं हंस पद। क्या बोलते हैं, हंस पद। पदेन, जैसे मैंने लिखा अग्र, क्या लिखा मैंने, अग्र, क्रम। पदेन यानी पैर में, या पैर ऐसे निकला होता है इसका, इसलिए नीचे से निकल रहा होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, पदेन। र तो पूरा होता है, अपन ने जैसे लिख दिया, अपन ने जैसे लिख दिया अपन ने राधा, तो र क्या हो गया, पूरा र हो गया। ये तो सिंपल है। अभी आपको ध्यान रखना है, ये इन तीनों में, इन तीनों में क्या होगा, इन तीनों में क्या होगा, र पूरा होगा। क्या होगा, र पूरा होगा। और इसमें क्या होगा,
र आधा, यानी हलंत लगा होगा र। जैसे मैंने लिखा क, फिर र, आधा र और ये म। जब आधा है तो अपन को ऐसे लिखना पड़ेगा। ऐसे न लिखे अपन क्या करते हैं, कर्म को कैसे लिख लेते हैं, इस र को रेफ की मात्रा है ना, ये रेफ बना के ऐसे लिख देते हैं कर्म, है ना, धर्म। तो ये जो र है ये आधा होके कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये धर्म। दूसरा ट्रक, जैसे मैंने लिखा ट्रक, तो इसमें क्या हो रहा है, ट तो क्या है आधा प्लस र फिर क, मैं लिख देता हूँ ट्रक। अब अपन ऐसे के नहीं लिख के इस र को क्या करेंगे, इसके रेफ बना, इसके हंस पद लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा ट्रक। राष्ट्र है, इसमें भी ट आधा है और ये र क्या पूरा। जब अगर मैं यूं लिख दूंगा राष्ट्र, नहीं ये राष्ट्र, तो उसको ऐसे नहीं लिखे अपन क्या करेंगे, इस र को क्या बना देंगे रेफ या हंस पद। ये हंस पद ये जो भी है ना, ये इसमें र पूरा है और ये बाकी पहले क्या है आधा है। और जैसे अपन ने लिखा अग्र, इसका मतलब क्या हुआ, अ प्लस ग आधा और र, र पूरा आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है ना। र आधा कहाँ आएगा, केवल यहीं पे आएगा, है ना, जहाँ रेफ की मात्रा लगेगी, है ना। ये अपन इस तरीके से कर्म, धर्म, शर्म, है ना, इस तरीके से जो लिखेंगे तो क्या होगा, रेफ की मात्रा लगेगी। ठीक है, तो अब अपन व्यंजन के बारे में अच्छी तरह से समझ गए हैं कि व्यंजन क्या होता है। अब अपन प्रॉपर रूप से संधि का अध्ययन करते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं संधि से पूर्व। एक भूमिका हमने बनाई थी कि वर्ण क्या होता है ना, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, अनुस्वार कैसे लगता है, विसर्ग कैसे लगता है, किन शब्दों के साथ प्रयुक्त होता है ना। व्यंजन में अलग अलग हमने ये पढ़ा था कि कौन सा स्पर्श व्यंजन है ना, कौन सा अनुनासिक है, कौन सा अंतस्थ है, तो हमने एक मोटी मोटी जानकारी प्राप्त कर ली। अब आपको यूं लग रहा होगा कि ये चीजें अगर वेस्टेज है ना, तो आगे जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा ना, तो आपको लगेगा कि जो मैंने आज अभी तक जो पढ़ाया आपको, ये आपके लिए सार्थक है और ये हमेशा रहेगा, ये नींव है ना। नींव को ऐसे ही बनाया जाता है, धीरे धीरे बनती है नींव, है ना। नींव बनाने में लगता है कि क्या बन रहा है ना, तो नींव दिखती है, लेकिन नींव जिसकी मजबूत होती है जिस घर की, वही घर है ना टिकाऊ होता है। तो आपने कई बार संधि पढ़ी होगी, आज तक कई बार संधि पढ़ी होगी, लेकिन क्या हुआ, हर बार क्या होता है, संधि भूल जाते हो। कारण क्या है कि आपकी नींव तैयार नहीं है। संधि को हमेशा परंपरागत रूप से ही पढ़ाया जाता है ना। लेकिन मेरी ये कोशिश है पूरी कि मैं आपको संधि प्रॉपर रूप से पढ़ाऊंगा और नींव सहित समझाऊंगा, है ना। आपका एकदम बिल्कुल फाउंडेशन आधार बनाऊंगा मैं, बिल्कुल, है ना। उसी आधार पे आप जब पढ़ोगे आगे तो संधि कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने जो मैं कह रहा हूँ वैसे आपने फॉलो कर दिया तो आप कभी भी संधि नहीं भूलोगे, है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले संधि से पहले मैं एक चीज और समझाना चाह रहा हूँ, वर्ण संयोजन। क्या समझा रहा हूँ मैं, वर्ण संयोजन। वर्ण को हम कैसे संयोजन करते हैं, वर्णों का। वर्ण समझ गए, वर्ण में क्या आते हैं, स्वर भी आ जाते हैं, व्यंजन भी आ जाते हैं। जहां भी मैं वर्ण कह रहा हूं इसका मतलब स्वर भी आ रहा है वहां पे, व्यंजन भी आ रहा है, अनुस्वार भी आ रहा है और विसर्ग भी आ रहा है। इन चारों के लिए मैं ये बात कह रहा हूं आपको। अब अपन बात करते हैं वर्ण संयोजन। जैसे मैंने लिखा राम, क्या लिखा मैंने, राम। चलो राम से पहले अपन छोटा सा देखो, मैंने लिखा प, क्या लिखा मैंने प। इसका मतलब क्या हुआ, प में क्या है, प तो है आधा और इसमें स्वर कौन सा लगा हुआ है, अ। मैंने लिखा जी, क्या लिखा मैंने जी। अब जी में जो तो क्या हो रहा है आधा, और इसमें स्वर कैसा लग रहा है, बड़ी ई के लिए, बड़ी ई का स्वर लग रहा है। मैंने इसमें जैसे लिख दिया नू, क्या लिखा मैंने नू। अब नू में क्या होगा, न तो क्या होगा आधा और ऊ क्या होगा छोटा। ठीक है, इस तरीके से बनते हैं। अब जैसे मैंने लिखा यहाँ पे राम, तो राम मैंने लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, र तो क्या है आधा है, इस र में स्वर कौन सा लग रहा है, आ का स्वर लग रहा है। और फिर बाद में मैं क्या लिख रहा हूँ म भी क्या है आधा और म में कौन सा स्वर लग रहा है, अ का स्वर लग रहा है। अब मैंने यहाँ से म से जब स्वर हटाया तो म कैसे रह गया, हलंत रह गया।
है ना। जैसे जैसे मैंने लिखा यहाँ पे क, अब क में से, इस क में से जैसे ही मैंने स्वर हटाया, जैसे स्वर हटाया, है ना, जैसे इस क में से मैंने स्वर हटाया तो क कैसे रह गया, ऐसे, और क प्लस अ। अब मैं लिख रहा हूँ जैसे धरती, क्या लिखा मैंने, धरती, तो द कैसा है, आधा, फिर अ की मात्रा है इसमें, अ का स्वर लग रहा है, फिर र, आधा, हलंत, है ना, और अ का स्वर, फिर त हलंत प्लस ई का स्वर। अब जैसे मैंने लिखा इसमें हृदय, क्या लिखा मैंने, हृदय, तो ह तो क्या रह गया, आधा, और री क्या हो गया, स्वर हो गया, प्लस द हलंत प्लस अ क्या हो गया, द में क्या लग रहा है, स्वर लग रहा है, फिर य क्या हो गया, य में से मैं हलंत निकाल दूंगा, बाद में क्या बचा, अ बचा। इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे मैंने लिखा प्रेम, क्या लिखा मैंने, प्रेम, अब प्रेम में से देखो प के हलंत लगा दिया, प आधा रह गया, क्या बचा बाद में, र, र भी मैं आधा कर रहा हूँ, है ना, तो इसमें र में कौन सी मात्रा लग रही थी, ए, यानी ए का स्वर आ रहा है, प्लस म के हलंत लगाया मैंने, और इसमें क्या, कौन सा स्वर लग रहा है, इसमें अ का स्वर लग रहा है। इस तरीके से आपको वर्ण संयोजन करना आपको सीखना है। जैसे मैं आप, ये तो मैंने आपको टुकड़े किए, है ना, ये मैंने विखंडन नहीं किया, अब मैं संयोजन करके बताऊंगा आपको। जैसे प प्लस री प्लस थ प्लस व, नहीं सॉरी, अ प्लस व प्लस ई। अब देखना प में किसकी मात्रा लग रही है, किसका स्वर लग रहा है, री का, तो मैंने प में ये री का स्वर लगा दिया। फिर क्या है, थ आधा है, अ नहीं आएगा ना, थ आधा है, तो मैंने क्या, थ को कैसा लिख दिया, आधा। अब व भी आधा है, और व में कौन सी मात्रा लग रही है, कौन सा स्वर लग रहा है, बड़ी ई की, तो मैंने व की कौन सी की मात्रा लगा दी, बड़ी ई की, तो ये क्या बन गया, पृथ्वी। इसी तरीके से मैंने लिखा अब देखना म में हरी की मात्रा लगी, ठीक है, त आधा है, ये त आधा, त के बाद में कुछ स्वर नहीं आ रहा है, तो त कैसा रह गया, आधा रह गया। य में कौन सी मात्रा लग रही है, ऊ की मात्रा लग रही है, तो मैंने ऊ की मात्रा लगा दी, है ना। जैसे अब जैसे अपन बारकड़ी पढ़ते हैं, बारकड़ी में क्या लिखा होता है, क आ की मात्रा लगी तो वह का बन जाता है ना, तो हमारे दिमाग में वही बैठा हुआ है, और ये क्या होता है, गलत। होना क्या चाहिए, क हलंत है, और इसमें आ स्वर लग रहा है, तो क्या बन जाएगा, ये का, है ना, क हलंत प्लस ई, तो क्या बन जाएगा, ये की, क हलंत प्लस री आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, ये क्री, है ना। क में ओ का स्वर, क हलंत क हलंत, और ओ का स्वर जब आया तो ये क्या बन गया, को। इस तरीके से आपको वर्ण का संयोजन सीखना है, और ये बहुत जरूरी है ना, क्योंकि संधि में हम जैसे वर्णों को तोड़ेंगे, तब वहां पे जब पदों को तोड़ेंगे तब इसकी काफी जरूरत पड़ेगी। अब देखो, अब अपन संधि पे आते हैं, है ना, अब जो इंतजार था वो पूरा हुआ, अब हम आते हैं संधि पर। संधि के मैंने आपको पहले बता दिया, संधि स्वर, संधि क्या होता है, उसके वर्णों के मेल को बोलते हैं, और मेल से जो उत्पन्न क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है ना। संधि में आपको ध्यान रखना है, एक तो क्या होगा, मेल होगा, ठीक है, या फिर मेल, और साथ में आप यूं लिख सकते हो इसमें, मेल या संगम, ये तो होना ही चाहिए। प्लस क्या होना चाहिए, विकार उत्पन्न होना चाहिए, कुछ भी विकार, कुछ भी परिवर्तन तो होगा ही होगा, बिना जब परिवर्तन नहीं होगा वहां पर संधि नहीं होगी। एक मैं यहाँ पे एक चीज और लिख ला देता हूँ, जैसे अब मैंने यहाँ लिखा अन, क्या लिखा मैंने, अन, न के हलंत लग रहा है, प्लस उपयोगी, है ना, ये क्या था, न आधा था, और इसमें कौन सी मात्रा लग रही है, कौन सा स्वर है, ये ऊ, न में ऊ जुड़ेगा। अब एक बात बताओ मेरे को, जब न में ऊ जुड़ेगा
यहाँ देखो, क में आ जुड़ रहा था तो का बन गया, क में ई जुड़ रहा था तो की बन गया, क में री जुड़ रहा था तो क्री बन गया, क में ओ जुड़ रहा था तो को बन गया। तो न में उ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, ये नू बन जाएगा। तो यहाँ पे न में उ जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, अ तो रहेगा ये, है ना। अब न में उ जुड़ेगा तो अनु हो गया, और बाद में क्या बचा, पयोगी। तो मैं लिख रहा हूँ पयोगी, तो क्या बन जाएगा ये, अनुपयोगी। अब आप ये बोलोगे क्या इसमें संधि है, तो इसमें संधि नहीं है, इसमें संधि नहीं है। अब संधि नहीं है तो क्या है, केवल संयोग है। केवल क्या है, संयोग, केवल योग हुआ है, केवल केवल जुड़ा है ये। देखो आप, केवल ये मेल हुआ है, केवल संगम हुआ है ना। न में उ जुड़ गया तो नु बन गया, न में उ जुड़ गया तो नु बन गया। तो क्या हुआ, इसमें कोई संधि नहीं हुई। संधि क्यों नहीं हुई, क्योंकि विकार उत्पन्न नहीं हुआ है। जहां भी विकार उत्पन्न होगा ना तो ही संधि कहलाएगी, बिना विकार के संधि नहीं कहलाएगी, है ना। जैसे मैं यहां लिखूं अन प्लस अंतर, अन प्लस अधिकार। अब देखो, न था आधा और उसमें अजुड़ा, तो क्या बन गया, न पूरा हो गया और बिंदी लगाई, अनंतर। अन प्लस अधिकार, न में अजुड़ा तो न पूरा हो गया, तो क्या बन जाएगा ये, अनधिकार। और अपन को लगता है अनाधिकार होगा, और होता क्या शब्द, अनधिकार, है ना। तो इस तरीके से इनमें क्या हुआ, विकार उत्पन्न हुआ क्या, नहीं, कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। केवल न में अ जुड़ा तो न बन गया, न में अ जुड़ा तो न पूरा हो गया। तो इसमें कोई विकार नहीं हुआ है, केवल और केवल मिला है, संयोग हुआ है ना। क्या हुआ इनमें, इनमें क्या हुआ है, संयोग हुआ है। क्या हुआ है, संयोग हुआ है, संधि नहीं हुई है। संधि कहाँ होगी, जहां पर विकार उत्पन्न होगा वहीं पर संधि होगी, जहां पर विकार उत्पन्न नहीं होगा वहां पर संधि नहीं होगी। ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब अपन आते हैं संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, है ना। अपन देख रहे थे वर्ण के कितने प्रकार थे, वर्ण के कितने प्रकार थे, 4 प्रकार थे। कौन कौन से थे, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार और विसर्ग। अब स्वर जो स्वर हो गया, व्यंजन हो गया और अनुस्वार हो गया, ये वर्ण के 4 प्रकार थे। लेकिन संधि में क्या किया, व्यंजन और अनुस्वार को एक कर दिया, यानी अनुस्वार को किस में डाल दिया, व्यंजन में डाल दिया। तो अब कितनी संधि रहेगी, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो संधि कितने प्रकार है, संधि के 3 प्रकार है। अब वो प्रकार कौन कौन से, देखो ये देखो, एक तो है स्वर संधि। कौन सी संधि है, स्वर संधि। एक है व्यंजन संधि और एक है विसर्ग संधि। 3 संधि है, ये हमें से जानना। संधि के कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। अब आप कहोगे सर हमने तो वो सुना था दीर्घ संधि, है ना, यण संधि, तो ये सब क्या है, इस स्वर संधि के प्रकार है। किसके प्रकार है, स्वर संधि के प्रकार। और स्वर संधि के कितने प्रकार है, स्वर संधि के 5 प्रकार है। कितने प्रकार है, 5 प्रकार है। कौन कौन से, देखो स्वर संधि के कितने प्रकार है, 5 प्रकार है। पहला तो होगा दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और यदि। ये 5 प्रकार है, किसके प्रकार है, स्वर संधि के प्रकार है। ठीक है, व्यंजन संधि के कोई प्रकार नहीं है और विसर्ग संधि के भी कोई प्रकार नहीं है। अब आपको पूछे संधि के कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। स्वर संधि के कितने प्रकार है, 5 प्रकार है ना। तो ये प्रकार आपके बारे में थोड़ा सा स्पष्ट होना चाहिए आपको, कि कितने किसके प्रकार है।